हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर। फिजिक्स के कंसेप्ट्स को मजबूत बनाने के लिए और किसी भी सब्जेक्ट के डाउट्स को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट लाइव में। समय हो चुका है शाम के 5:30 बजे और हम आ चुके हैं हमारी नई क्लास में, है ना, नए चैप्टर में, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन शुरुआत करने से पहले कल जो रिलेटिव मोशन बचा था बेटा, है ना, रिलेटिव मोशन ऑफ 1D, रिलेटिव मोशन ऑफ 1D वो मैं आपको पढ़ा दूंगा और वेक्टर्स पढ़ाऊंगा पहले आज थोड़े बहुत, है ना, थोड़ा बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन दूंगा वेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि अभी हम मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे तो उसमें वेक्टर्स काफी ज्यादा काम आते हैं। क्लियर है ना, तो वेक्टर्स वगैरह हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना। और उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, उससे पहले हम अब जो कल हमने और क्वेश्चंस देख रहे थे उन क्वेश्चंस का भी और सॉल्यूशन जानेंगे ना, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी पे एक दो जो और क्वेश्चन थे और ग्राफ के जो क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलो भाई, है ना, आज क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्राफ, रिलेटिव मोशन इन 1D, वेक्टर और मोशन इन प्लेन करने वाले हैं हम। ठीक है, चलो भाई। हाँ, यह कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, है ना। इनमें से ये वाले क्वेश्चंस बन गए क्या, है ना। इनमें से ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं, इनको कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं, वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन में बोला गया था अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट h। फिर बोला गया इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 9h/25 इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। तो यहां पर हमें h हाइट निकालनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं ये h हाइट। मान के चलो बेटा, यहां पर वही ऑब्वियस सी बात है कि टोटल हाइट कुछ h है ना। अब बोला गया कि लास्ट सेकंड, मतलब ये वाला जो आखिरी सेकंड है, इसमें ये वाली जो हाइट दी गई है या डिस्टेंस दिया गया है, ये 9h/25 दिया गया है। कितना दिया गया है? 9h/25। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस, है ना। अब हमें मतलब असल में तो टोटल h निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं सर, अगर टोटल टाइम t था तो यहाँ पर टाइम हो गया होगा t-1। कितना टाइम हो गया होगा? t-1। तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं क्या यहाँ पर, है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। अगर तुमने ऐसा सोचा कि यहाँ पर टाइम t-1 है और यहाँ पर टाइम पूरा टोटल टाइम t है, तो यहाँ पर से, है ना, वैसे मुझे उम्मीद है सबने एक बार ट्राई जरूर किया होगा। अगर तुमने ऐसा ट्राई किया है कि जिसमें नीचे वाले डिस्टेंस से, है ना, ये 9h यहाँ पर 9h/25 है ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई। यहां पर अगर आपने ऐसा ट्राई किया कि यहां पर से मैं लास्ट सेकंड या nth सेकंड ऑफ द जर्नी के लिए इक्वेशन बना लूं, हाफ g 2n-1 से अगर आपने सॉल्व करने की कोशिश करी, तो यहां पर से टाइम t रखोगे, h की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बन जाएगी, क्योंकि h क्या रख सकते हो, h अगर टोटल हाइट है तो हाफ gt का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हाफ gt का स्क्वायर हो जाएगा तो यहां पर से हम इसे सॉल्व तो कर पाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन करने में बहुत मुश्किलें हो जाएगी। तो अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें कैसे सॉल्व करना होगा, है ना। क्या इसको सॉल्व करने के लिए कुछ आसान या शॉर्ट मेथड है? बिल्कुल, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत शॉर्ट और बहुत आसान मेथड मैं आपको बता रहा हूं, है ना। देखो बेटा, यहां पर आपको पता है कि वेलोसिटी 0 है ना, और यहां पर ये जो टाइम है, यहां पर टाइम t-1 लगा है। एक काम करो, यहां से यहां तक के लिए, है ना, यहां से यहां तक के लिए आप हाइट बताओ। तो सर अगर पूरी h थी, यहां पर 9h/25 थी, तो यहां पर हो जाएगी h - 9h/25। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16h/25। कितना हो जाएगा? 16h/25 हो जाएगा बेटा। क्लियर है? अब 16h/25 मेरे पास ये हाइट आ गई है। क्लियर? अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा आगे? अब मैं क्या करूंगा बेटा, इस चीज को सॉल्व करने के लिए, है ना, इस चीज को सॉल्व करने के लिए यहां पर मैंने लिखा
16h/25 ये डिस्टेंस है, हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर कर दिया है ना, हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर कर दिया, और यहाँ पे जो टाइम है वो t-1 का स्क्वायर रख दिया। क्लियर है? और h की वैल्यू है h की वैल्यू है हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/25 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ जी t-1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा बेटा, यहां पर से हाफ जी कैंसल आउट हो जाएगा, और अब मैं लिख सकता हूं 16/25 इक्वल्स टू t1 माइनस t-1 बाय t का स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। t-1 का भी स्क्वायर है और t का भी स्क्वायर है, तो बस अब यहां से आप t की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां से t की वैल्यू जो आ जाएगी ये हो जाएगा, इसका रूट ले लो दोनों तरफ, तो हो जाएगा 4/5 बराबर t-1 है ना। थोड़ा सा मेरे पीछे जा रहा है, मैं इस तरफ सॉल्व कर देता हूं इसे। ये हो जाएगा 4/5 बराबर t-1 इंटू टी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड्स। क्लियर? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और ग्राफ के ऊपर जो क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर एक और बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या बातें सीखने को मिलेगी यह देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला गया है हमें यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस इन सच अ वे दैट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, है ना। यहाँ पर ये इक्वेशन दी गई है आपको, इसके अकॉर्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट मूव कर रहा है, आपको स्पीड टाइम ग्राफ बताना है। तो स्पीड टाइम ग्राफ हम कैसे बता सकते हैं? देखो बेटा, यहाँ पर xt ग्राफ दिया है, अगर मैं dx/dt कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो एक बार dx/dt करो तो ये हो जाएगा v बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0 माइनस 2, t का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 प्लस 2t। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा v बराबर -2 प्लस 2t। अब यहां पर हम अगर यहां पर अगर vt ग्राफ निकालेंगे, तो vt ग्राफ निकालेंगे तो हम यहां पर इसका vt ग्राफ कैसे बना सकते हैं? बताओ भाई, vt ग्राफ कैसे बना सकते हैं? vt ग्राफ क्या बनेगा इसका vt ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। इसका vt ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो इसका vt ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका vt ग्राफ बनेगा, तो यह vt ग्राफ कैसे बनेगा? इसका vt ग्राफ कैसे बनेगा? vt ग्राफ कैसे बनेगा बेटा इसका vt ग्राफ? इसका vt ग्राफ बनेगा, यहां पर vt ग्राफ बना रहा हूं मैं, तो यहां पर अगर देखो बेटा तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप है, ये स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट नेगेटिव है। इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो मैं किस हिसाब से ग्राफ बना सकता हूं, है ना। कैसे ग्राफ बना सकता हूं बेटा? कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे v या x था, x से मैंने v निकाला, तो डिफरेंशिएट करके 0 का डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ पे देखा तो ये इसका इंटरसेप्ट है -2, स्लोप है +2, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर हो गया सेकंड। क्लियर है ना? जो कि गलत है ना, जो कि क्या है, गलत है, यह आंसर नहीं होगा। असल में ये जो आंसर आया बेटा, ये vt ग्राफ आया, हमें बताना है यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ, है ना। यही ट्रिक थी क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, अगर मान के चलो कभी भी आपके पास vt ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? vt ग्राफ है, और आपको स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है? स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनेगा?
वीटी ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बन सकता है ना। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात ध्यान रखनी है बेटा कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। जीरो भी हो सकती है लेकिन पॉजिटिव तो होगी ही होगी, कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो अगर आपके पास एक वीटी ग्राफ है ना, आपके पास कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ, वीटी टू स्पीड टाइम, वीटी ग्राफ से हम स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। देखो बेटा, वीटी ग्राफ से एक स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। आपको ये जो नेगेटिव में जा रहा है उसे पॉजिटिव में ले आओ, बस उसका रिफ्लेक्शन ले लो, है ना। देखो क्या करो आप, यहां पर मान के चलो एक मिरर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, तो जो भी कुछ नीचे है उसका रिफ्लेक्शन ऊपर बना दो, है ना। जो भी नीचे है उसे ऊपर बना दो, जो भी नीचे उसे ऊपर बना दो। तो नीचे जो है बेटा यह नीचे था तो इसको मैंने ऊपर बना दिया, तो और ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा, तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। क्या ट्रिक बता रहा हूं भाई, ट्रिक क्या है, यह है रिफ्लेक्शन अबाउट टाइम एक्सिस। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो जस्ट टेक रिफ्लेक्शन अबाउट टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब इसका जो सही जवाब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। क्लियर है कहानी। यह कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क में दिए थे, है ना, जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है ना, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहां पर, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी फॉर अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन O and A is shown in the figure. During its motion O to A, find how many times body comes to rest, है ना, हाउ मेनी टाइम्स बॉडी कम्स टू रेस्ट। बॉडी कम्स टू रेस्ट मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर उसकी वेलोसिटी कब कब जीरो हुई है, वेलोसिटी जीरो हुई है मतलब कि यहां पर xt ग्राफ का स्लोप ऑफ xt क्या हुआ होगा, जीरो, है ना। xt ग्राफ का स्लोप कब कब जीरो हुआ होगा, देखो यहां पर स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या होगा, स्लोप ऑफ xt ग्राफ जीरो कब कब होगा, तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, यहां पर स्लोप जीरो है, यहां पर स्लोप जीरो है, तो स्लोप जीरो कब कब हुई है, यहां पर दो बार स्लोप जीरो हुई है, दो बार स्लोप जीरो हुई है ना। तो दो बार स्लोप जीरो हुई है मतलब कि दो बार वेलोसिटी जीरो हुई होगी और बॉडी रेस्ट पर आई है। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक और क्वेश्चन होमवर्क में मैंने दिया था जो कि मैं पर्सनली चाहता हूं आपसे डिस्कस करना। ठीक है, एक एटी ग्राफ था, आपको बोला गया था कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल मैक्सिमम कब होगी, है ना, स्पीड ऑफ द पार्टिकल मैक्सिमम कब होगी, इसका आंसर डी दिया है। क्या आप सभी को लगता है कि इसका आंसर सही दिया है। देखो क्या होगा बेटा, यहां पर ये एटी ग्राफ है, तो एटी ग्राफ के एरिया से, एरिया ऑफ एटी ग्राफ जो है हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है ना। क्या ध्यान रखना है हमें, एरिया ऑफ एटी ग्राफ हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो अगर यहां पर चेंज इन वेलोसिटी है तो ये एक बात बताओ यार, यहां पर ये एरिया क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है, इतना एरिया पॉजिटिव है, तो चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब क्या, वेलोसिटी बढ़ रही है। अच्छा, यहां पर भी इसका एरिया पॉजिटिव है, मतलब इसकी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब कि इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो इसका सही आंसर तो फोर्थ ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो यार ये एक बात बताओ, छोटी सी बात समझते हैं ना। मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, उसमें एक्सेलरेशन हो रहा था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी, हाँ सर इसकी स्पीड बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद में बॉडी की वेलोसिटी कुछ हो गई होगी, 15 20 50 कुछ भी हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद में मान के चलो कि इसकी स्पीड, है ना, मान के चलो कि इसमें एक्सेलरेशन जो था वो पहले 5 था, फिर हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या एक्सेलरेशन घटाने से स्पीड घटेगी, नहीं, एक्सेलरेशन घटाने से भी स्पीड बढ़ेगी। जब तक एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं हो जाता तब तक स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। यहां पर सारी वैल्यूज में एक्सेलरेशन घट रहा है,
अरे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है तो वो भी तो पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो अगर वो भी पॉजिटिव वैल्यू है मतलब कि एक्सेलरेशन भले ही की एक्सेलरेशन की वैल्यू भले ही कम कर दो लेकिन वह थोड़ा है, भले ही थोड़ा है, स्पीड तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। क्लियर है। तो यह क्या हो रहा है भाई, भले ही एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है, यहां से यहां तक में T1 से T2 में एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है लेकिन वह स्पीड को डेफिनेटली बढ़ाएगा। क्लियर है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, 4 पर होगी ना। अगर नेगेटिव में चले जाता तो फिर वो स्पीड को कम करता। क्लियर है, छोटी सी कहानी है ना। आगे बढ़ते हैं हम। देखो भाई अब हम पढ़ना शुरू करते हैं रिलेटिव मोशन और उस पर कुछ एक दो बढ़िया बढ़िया से सवाल। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है ना, हम आसान शब्दों में समझेंगे। जो इंपॉर्टेंट बात है, जो काम की बात है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है आगे के लिए, वह उससे शुरुआत करते हैं। रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है एकदम आसान शब्दों में कि आपको है ना, आपको अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मोशन देखना है ना, अगर मान के चलो एक ऑब्जेक्ट का मोशन देखना तो आप उसको ग्राउंड पर बैठ के देख रहे थे अभी तक है ना। अभी हम समझ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कब काम आता है कि जैसे कि अगर मान के चलो दो ऑब्जेक्ट साथ में मूव कर रहे हैं है ना, जैसे यहां पर एक पहली गाड़ी थी, इसे मैंने बोल दिया ए, और यह दूसरी गाड़ी थी। ये दोनों अगर साथ में मूव कर रहे हैं तो इनको हम कैसे देख सकते हैं, हम इनको रिलेटिव वेलोसिटी से समझ सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से इनकी बातें देख सकते हैं है ना। तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी से अगर हमें देखना है तो कैसे देखते हैं, अगर मेरे को लिखना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखना है मुझे है ना। तो यह क्या है, यह क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए बी। ए बी का मतलब क्या है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कहने का मतलब यह होता है बेटा कि आप ए को देख रहे हो बी पर बैठकर है ना। मान के चलो कि आपको मैंने बना दिया एक चीटा है ना, आपको बिठा दिया बी पर है ना, आप बैठे हो बी पर, तो आपको ए कैसा दिखेगा, दैट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है ना। और इसे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है, क्या लिख सकते हैं इसे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैंने कभी लिखा होता वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इससे क्या लिख सकते हैं हम है ना। इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप देख रहे हो बी को ए पर बैठकर है ना। वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब ये हो गया कि आप देख रहे हो ए पर बैठकर बी को। क्लियर, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और इसे हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए। क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए। ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। क्लियर है ना। अगर यह छोटी सी बात आपको समझ में आती है तो आप यह भी बात समझ सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज नथिंग बट नेगेटिव टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इज नथिंग बट नेगेटिव टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है ना। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब कि ए को देख रहे हो बी पर से बैठकर, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, और उसी प्रकार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा। क्लियर है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको और समझते हैं है ना। मान के चलो यहां पर एक कार है जो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, दूसरी कार है जो 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। क्लियर है। तो अगर यहां पर इसे मैंने बोला ए, इसे मैंने बोला बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा। देखो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो वह सब कुछ क्या है भाई, वह विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, वह सब कुछ क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। क्लियर है। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 5 माइनस 3 हो गया 2 मीटर पर सेकंड। देखो भाई अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब कि आप बी पर बैठे हो और किसे देख रहे हो, ए पर बैठ रहे हो, तो ए को देख रहे हो। तो कॉमन सेंस की बात है कि
जो b है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है a से, तो वो आगे जाता हुआ दिखाई देगा, आगे जाता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? तो इसीलिए इसकी वेलोसिटी देखो +2 मीटर पर सेकंड आई है। यहीं पर ही अगर वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a बोला होता मैंने, तो वो -2 मीटर पर सेकंड हो गया होता, है ना। मतलब कि अगर आप b पर बैठे हो, है ना, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b विथ रिस्पेक्ट टू a, मतलब कि आप a पर बैठे हो, तो a पर बैठे हो तो b कैसा दिखाई देगा? अब आप जा रहे हो आगे, आपके पीछे है b, तो आपको तो क्या होगा, वो धीरे भी चल रहा है, तो मतलब वो आपको पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। अरे ऐसा रोड पे होता है ना कि अगर मान के चलो आपने किसी की दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर लिया, तो भले ही वो आपकी तरफ आ रहा हो, लेकिन आप जब पीछे मुड़कर देखोगे तो वो आपको दूर जाता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? मतलब इसका क्या हुआ, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? इसी प्रकार से, है ना, अब हम रिलेटिव क्यों पढ़ रहे हैं वो भी समझते हैं ना। उसके पहले एक दो और छोटी छोटी सी बातें समझते हैं। जैसे मान के चलो यहां पर एक कार है जो मूव कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ना, और एक और दूसरी कार है जो मूव कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ 20 या 20 मीटर पर सेकंड ले लो, और इसे मान लो b मान लो यार। ठीक है? तो यहां पर अब हम यह दूसरा हैशटैग क्वेश्चन समझना चाहते हैं। ठीक है ना, हम दूसरा क्वेश्चन समझना चाहते हैं। यह बताना है आपको कि यह दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, v रिलेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, देखो यार, अगर दोनों गाड़ी, है ना, ऊपर वाली कंडीशन नीचे वाली कंडीशन में क्या फर्क है, यह दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है? सेम डायरेक्शन में, है ना। नीचे वाली कंडीशन में क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b बोल रहा हूं बेटा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस, अब वेलोसिटी ऑफ b लिखना है, तो अगर मैंने a को इधर बोल दिया पॉजिटिव, तो इधर वाले को क्या बोलना पड़ेगा? नेगेटिव। तो हो जाएगा -20, मतलब कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। क्या हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो इस हिसाब से आप चाहो तो इसको ऐसे शॉर्ट ट्रिक में भी याद रख सकते हो कि अगर दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में चलती है तो उनकी वेलोसिटीज सबट्रैक्ट होती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो वेलोसिटीज ऐड होती है ना। अपोजिट डायरेक्शन में हमें एडिशन करना है ना, और सेम डायरेक्शन के लिए हमें सबट्रैक्शन करना है। क्लियर है? ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखना होगी। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं यार कुछ, है ना। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन में पहले खुद से कराता हूं, फिर थोड़े प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चन देख लेंगे, है ना, कि यहां पर दो गाड़ियां हैं, दोनों के बीच में दूरी दी गई थी हमें, मान के चलो दूरी दी गई है 90 मीटर। यह चल रही है, वही वाला क्वेश्चन है, बस मैंने अब दूरी दे दी है 10 मीटर पर सेकंड, यह दे दिए 20 मीटर पर सेकंड। तो अब बताना है हमको कि यहां पर कितनी देर बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट, कितनी देर बाद वह एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या दे विल मीट, ऐसा पूछा गया है। तो कैसे कर सकते हैं, है ना, हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, दे विल मीट, तो कैसे कर सकते हैं देखो, है ना। अब यहां पर हम यूज करना सीखना चाह रहे हैं रिलेटिव, है ना। यह भी पूछ सकते हैं कि बिफोर मीटिंग ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, मतलब कि बिफोर या सॉरी आफ्टर मीटिंग डिस्टेंस ऑफ ए और डिस्टेंस ऑफ बी भी बताना है आपको, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी भी बताना है। तो किस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। देखो भाई, अब हमें रिलेटिव का मतलब कैसे समझना है यह भी देखते हैं ना। पहला तरीका तो हमने रिलेटिव का बेसिक फील ले लिया सर कि अगर अपोजिट डायरेक्शन को तो ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है सेम डायरेक्शन में, वो हमने छोटी सी बात समझी। अब क्वेश्चन में क्या होता है देखो, अगर आप किसी चीज को रिलेटिव से सॉल्व करो या बिना रिलेटिव से सॉल्व करो, एक बात ध्यान रखना, टाइम जो होता है वो हमेशा सेम होता है ना। तो इस क्वेश्चन को
आम जिंदगी में करने का तरीका क्या होता था, है ना। आम जिंदगी में करने का तरीका क्या होता है, आम जिंदगी में ऐसा होता था अगर रिलेटिव नहीं होता तो सर यहां पर ये पहली गाड़ी है, ये दूसरी गाड़ी है, ठीक है। ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ये चल रही है 20 से। मैंने बोला कि मान के चलो यहां से x दूरी पे मिलेंगे, यहां पर दूरी हो जाएगी 90 माइनस एक्स, फिर यहां पर ये हो गया 10, ये हो गया 20, क्लियर है। फिर देखो ये आम जिंदगी में कैसे सॉल्व करते वह बता रहा हूं, ठीक है। फिर हम बताएंगे आपको रिलेटिव की जिंदगी से। तो आम जिंदगी में होता यहां पर सर टाइम t लगेगा, तो यहां पर लिख सकते हैं हम t बराबर x/10, और इसका टाइम लिख सकते हैं 90 माइनस x/20, क्लियर है। यहां से टी बराबर करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये पता चला कितनी दूरी पर मिल रहे हैं दोनों, ठीक है। तो यहां पर ये आसान, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें भी एक्सेलरेशन भी नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन भी आएगा तो रिलेटिव में एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है। तो वो समस्या बढ़ा देगा, ठीक है। अभी देखते हैं क्या हो रहा है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये t1 है, ये t1 t2 और t1 t2 हमें पता है बराबर है ना, क्योंकि दोनों सेम टाइम पर, ये जितनी देर में यहां पहुंचेगा उतनी देर में इधर वाला यहां पर पहुंचेगा, दोनों मिल गए। तो क्या कर सकते हैं हम यहां पर, हम कर सकते हैं x/10 बराबर 90 माइनस x/20, तो यह हो जाएगा 2x बराबर 90 माइनस x, या x की वैल्यू लिख सकते हैं बेटा हम यहां से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 30 मीटर, है ना। मतलब ये वाला 30 चलेगा, दूसरा वाला 60 चलेगा, क्लियर है। और टाइम भी निकाल सकते हैं हम, टाइम कितना आ जाएगा, टाइम हो जाएगा x/10, मतलब कि 3 सेकंड बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। यह है आम जिंदगी, है ना, विदाउट रिलेटिव। लेकिन विथ रिलेटिव क्या होता है, देखो विथ रिलेटिव कहने का मतलब क्या होता है बेटा, कि हमने यह माना है कि जिस पर भी हम बैठते हैं, है ना, ध्यान समझना मैं क्या बता रहा हूं। रिलेटिव मतलब क्या होता है कि अगर हम जिस पे भी बैठ रहे हैं, है ना, जैसे मान के चलो तुम ए पे बैठे या बी पे बैठे, जिस पर भी बैठ रहे हो उसको हम रेस्ट पे कंसीडर कर लेते हैं, है ना। क्या करेंगे, रेस्ट पे कंसीडर कर लेंगे, ध्यान समझना, है ना। जिस पर ए पे बैठोगे तो ए को रेस्ट पे कंसीडर कर लो, बी पे बैठोगे तो बी को रेस्ट पे कंसीडर कर लो, क्लियर है। तो अगर मान के चलो यह था ए, यह था बी, क्लियर है। किसी पे भी बैठ जाओ, किसी भी बैठ जाओ, सर मान के चलो ए पे बैठ गए, तो ए पे बैठ गए, देखो हमने बचपन से समझा, या हम जब बचपन में भी ऐसे गाड़ी में बैठते थे या ट्रेन में घूमने जाते थे तो कैसा लगता था, पेड़ पीछे जा रहा है, पहाड़ पीछे जा रहा है ना, ये सारी चीजें पीछे जा रही है, मैं तो बैठा हुआ हूं। तो वही वाली बात यहाँ पर रिलेटिव है ना, कि तुम जिस पर बैठोगे वो चीज क्या हो जाती है, रेस्ट पे हो जाती है। तो अगर मान के चलो यहां पर ए पर बैठे हो तो ए क्या हो गया, रेस्ट पर हो गया, है ना। इसी चीज का दूसरा नजरिया बता रहा हूं बस, है ना। अब क्या करना है बेटा आपको, जिस पर भी बैठोगे, है ना, देखो सोचने का दूसरा तरीका बता रहा हूं, क्योंकि अभी हमें 2D में भी रिलेटिव पढ़ना है, यह जिसमें यह बातें काम आती है ना। थोड़ा सा फील ले लो, वरना मेरे को कुछ नहीं जाता, मैं तो फॉर्मूले बताकर आगे बढ़ सकता हूं, है ना, लेकिन थोड़ा सा फील दिलवाना चाहता हूं, आप लोग बढ़िया पढ़ते हो, मेहनत करते हो, इसलिए बस, ठीक है ना। क्या बता रहा हूं कि यहां पर क्या करो, किस दो ऑब्जेक्ट, दो में से किसी एक पर जाकर बैठ जाओ, ठीक है। और उसके बाद में अपनी जितनी भी चीजें हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, दो ही चीजें हो सकती हैं, वो सब पलटाकर दूसरे को दे दो। पलटाकर दूसरे को दे दो मतलब आपके पास वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, इसे अब आप भूल जाओ और पलटा कर उसे दे दो। पलटा कर दोगे तो उसके पास 20 ऑलरेडी इधर है, 10 और इधर मिल जाएगी। इसी चीज को सोचने का दूसरा तरीका, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी को सोचने का दूसरा तरीका, है ना। जिस पर भी बैठोगे तो कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी पलटा कर उसे दे दो, ठीक है। तो पलटा कर उसे दे दोगे तो अब आप रुके हुए हो, अब वही आपकी तरफ भागा चला आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी 30, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पहले तरीके से, ये रिलेटिव देखना है तो दो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही तो ऐड कर दो। उसी चीज को सोचने का दूसरा तरीका कि आपकी जो वेलोसिटी उसे पलटा कर दे दो दूसरे वाले को, क्लियर है। तो यहां पे 30 हो गई, दूरी कितनी है 90, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम तो हो जाएगा सर 90/30, मतलब कि हो गया 3 सेकंड। लो एक लाइन में आंसर आ गया, है ना। क्या हुआ फिर से देख लो, है ना। कुछ लोगों ने शायद
नजर हट गई होगी या पलक झपकी होगी, उतनी देर में सवाल खत्म हो गया ना। क्या बोल रहा हूं, दूरी कितनी है यहाँ पर 90, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी 30, मतलब क्या हुआ, एक रुक गया दूसरा चल रहा है, तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी होगी 30, दूरी होगी 90, 30/90, 90/30, 3 सेकंड, आंसर आ गया। क्लियर है ना। अब वहां पर, अब यहां पर हम इसको अब हमें और क्या निकालना था, अब हमें निकालना था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए का डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, ए का डिस्टेंस। अब इनको देखो, एक बार रिलेटिव में तुम्हें क्या करना है ना, जैसे वो मूवीज देखते ना, टाइम रैप में चले गया, उसने समय रोक दिया और कहीं चले गया, फिर वो वापस आ गया, वैसे ही कुछ सोचो तुम, है ना। तुमने समय को रोक दिया, है ना, मतलब तुमने खुद की गाड़ी को रोक दिया, खुद की गाड़ी को रोक दिया, अपनी वेलोसिटी पलटाकर उसे दे दी, उसे चलने दिया, दोनों मिल गए, है ना। अब उसके बाद में वापस निकल जाओ, उस दुनिया से वापस आ जाओ। अब तुम्हें पता चल गया कि समय लगा 3 सेकंड। अब 3 सेकंड में तुम कितना चले और वो कितना चला, निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा, 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद सर हम चलेंगे, अब तुम भी चलो, क्योंकि अब तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, अब रिलेटिव से नहीं खेलेंगे, अब हम नॉर्मल जिंदगी में। तो हो जाएगा 10 × 3 मतलब 30 मीटर, और जो XB हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 × 3 मतलब कि 60 मीटर। लो, आसानी से इतने से में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? और भी कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस करते हैं ना। देखो भाई, पहला सवाल कहना चाह रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A and B is 10 मीटर पर सेकेंड। इफ A is 40 मीटर पर सेकेंड, देन वेलोसिटी ऑफ B which will be, assume both objects are moving in the same direction। क्या ये ऐसे आसान सा सवाल कर सकते हो, है ना। यहीं पर ही ऊपर एक लाइन में आंसर लिख देता हूं भाई, VA माइनस VB करना पड़ेगा, will be equals to 10, है ना। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बोला गया है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा भाई यहां से आंसर आ जाएगा 40 इक्वल्स टू VB, सॉरी 40 माइनस VB इक्वल्स टू 10। तो VB क्या आ गया, VB आ गया यहां से 30 मीटर पर सेकेंड। लो, हो गया सॉल्व। क्लियर है। दूसरा सवाल कर लेते। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन in same direction, the speed of 80 किलोमीटर पर आवर, the relative velocity of train 1 with respect to other will be। जल्दी से आंसर बता दो इसका, जल्दी से इसका आंसर बता दो। अरे दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि सेम स्पीड से चल रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। और अब कुछ बहुत देर तक, मतलब 15-20 मिनट तक मैं कुछ एक कहानी सुनाऊंगा, जो कहानी आपको ध्यान से समझनी है ना। और इस कहानी से जुड़ी बहुत ही जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमें आगे अब भविष्य में काम आने वाली है। गणित की एक और देन होती है जिसे हम बोलते हैं वेक्टर्स, है ना। क्या होता है भाई, वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं पहले यह समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे और आसान सी कहानी वो हम समझ जाएंगे। क्लियर है। पहले वेक्टर क्या होता है इसका थोड़ा सा फील दिलवा रहा हूं मैं, है ना। देखो सर, वेक्टर हमें पता है इसके पास दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है ना। ये छोटी सी बात हमें पता है यहाँ पर। तो सर ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता ही होता है ना, लेकिन अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं या इसमें क्या बातें हमें इंपॉर्टेंट जो है वो पता होनी चाहिए। देखो मान के चलो हम वेक्टर का पहले तो वेक्टर का यूज क्यों करते हैं, है ना। वेक्टर का यूज क्यों करते हैं बेटा, कि हमें असल में जो बहुत अजीब अजीब सी टिपिकल सी बातें हैं, है ना। जैसे मान के चलो मैंने तुम्हें बोला कि एक ऑब्जेक्ट x में कुछ चला, y में कुछ चला, z में कुछ चला, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बोला कि वो 3 मीटर वेस्ट में गया, फिर 4 मीटर नॉर्थ में गया, फिर 5 मीटर ईस्ट में गया, फिर उसके बाद में 10 मीटर उड़ गया, ऊपर चले गया, फिर पता चला 20 मीटर जमीन के नीचे चले गया। अब इतनी सारी बातें मैंने आपको बोल दी और बताओ अब कहां है वो। तो बताना बहुत मुश्किल है अब, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें हो गई, तो बहुत ये एक जस्ट एन एग्जाम्पल है वेक्टर का। क्लियर है। तो ये इसको बताना बहुत मुश्किल है, तो इसको आसान कैसे बनाएं, है ना। इस चीज को आसान कैसे बना सकते हैं, मतलब असल में बेसिकली मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट को इस डिस्प्लेसमेंट को मैं आसान कैसे बना सकता हूं बेटा।
क्लियर है? तो उसको मैं लूंगा वेक्टर से, या उसकी हेल्प, वेक्टर की हेल्प से इसको मैं आसान बनाऊंगा। ठीक है, देखो भाई वेक्टर की हेल्प से मैं इसको कैसे आसान बनाऊंगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी सीखूंगा, है ना। मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी सीखूंगा जो दो वेक्टर क्वांटिटीज, जैसे फोर्स है ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको रिप्रेजेंट करने के काम आएंगे। क्लियर है ना। देखो भाई, मान के चलो मेरे को यहां पर एक पॉइंट है जो ओरिजिन से कुछ दूरी पर है, इसे बताना है कि ये कहां पर है। क्लियर है? तो ये कहां पर है, तो जैसे मान के चलो ये पॉइंट है x, y, z, है ना। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए जो भी इंपॉर्टेंट बात है, जो 100% आपको आगे लगी, वह बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब ये एक पॉइंट है x, y, z। तो सर ये x, y, z क्या है? एक कोई पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट है। बिल्कुल सही बात है। तो ये यहां पर अगर आप पहुंचे तो कैसे पहुंचे होंगे, ये सोचो। सर x में कुछ चले, y में कुछ चले, और z में मतलब ऑब्वियस सी बात है कहीं ऊपर आए होंगे, है ना। तो आपने x, y, z बताया। अब यार देखो, अगर मैं अभी इसके पहले वाला भी जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था और अभी ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर इनमें मैं कुछ सिमिलैरिटी वाली बात देखूं तो इसमें ऐसा ही होता है यूजुअली कि एक ऑब्जेक्ट कुछ x में चलता है, कुछ y में चलता है, कुछ z में चलता है। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम हमारी चीजों में या हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनको उनकी पोजीशन बताने के लिए, है ना, हम आसानी से बना लेते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन टाइप बना लेते हैं, या हमने x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस डिफाइन कर दी। क्लियर है? तो अगर ये ऑब्जेक्ट चला तो अब इसको ये बोलूंगा मैं कि x में चला, y में चला, z में चला। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, है ना। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहां पर, ये ए क्या हो गया, यहां से यहां तक की, मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट तक की दूरी। क्लियर है? और उसके ऊपर लगा दिया मैंने एक डैश, है ना। ये डैश क्या है, आप इसको चाहो तो ऐसा एरो भी बता सकते हो। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, इसे मैं बोलता हूं ए वेक्टर। क्या बोलूंगा मैं? ए वेक्टर। अब यह जैसे हर वेक्टर होता है, हाँ ये भी एक वेक्टर है, तो जैसे ये ए वेक्टर है बेटा, तो इसके अंदर दो चीजें हैं। क्या क्या है? एक इसका मैग्नीट्यूड है और एक इसका डायरेक्शन है ना। देखो डायरेक्शन मतलब क्या होता है? डायरेक्शन मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जो बोल रहा हूं ध्यान से समझना, डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड जो हो गया इसका 1 यूनिट हो गया है। क्लियर है ना। देखो भाई, अब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें होगी, तो मैं इसे रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होता है बेटा मॉड ऑफ ए से, या ए वेक्टर के ऊपर मैंने लगा दिया मॉड, और डायरेक्शन रिप्रेजेंट होता है ए कैप से। किससे रिप्रेजेंट होता है? ए कैप से। ए के ऊपर लगा दी टोपी। मुझे नहीं पता कुछ भी, है ना, मुझे नहीं पता कैप क्या होता है, मुझे नहीं पता कि यहां पर ए मॉड ऑफ ए क्या होता है, कुछ नहीं पता। बस मैं अभी देखना चाह रहा हूं ना, बस मैंने बोला कि ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, तो इसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं मॉड ऑफ ए से और डायरेक्शन को कैप से। ठीक है, अच्छा। अब यहां पर ये जो वेक्टर मैंने बनाया था, असल में इसके पास दो चीजें हैं। एक होता है इसका टेल और यहां होता है इसका हेड, है ना। टेल से हेड तक, मतलब इसको मैं लिखूंगा कैसे, देखो लिखने का तरीका सीख लेते हैं। जैसे इसको मैं चाहूं तो ए वेक्टर लिख सकता हूं, या हो सकता है ये किसी पॉइंट P से किसी पॉइंट Q तक जा रहा हो। ध्यान से सुनना, अब किसी पॉइंट P से किसी पॉइंट Q तक जा रहा हो तो इसे मैं PQ वेक्टर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? PQ वेक्टर। P से शुरू हुआ Q तक गया, अगर Q से शुरू होकर P तक जाता तो इसे मैं QP वेक्टर बोलता। क्या बोलता? मैं QP वेक्टर बोलता मैं। क्लियर है कहानी बेटा, है ना। अच्छा, अब इसमें मुझे यह देखना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या चक्कर है। क्लियर है? इसके अलावा भी एक और भी छोटी छोटी सी बातें होती है जिनको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना, जो इतने ज्यादा आपके काम के नहीं है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट काम की चीजें वो मैं बता देता हूं, है ना। देखो यार, क्या हो सकता है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है ना, तो या मेरे पास एक वेक्टर, तो ऐसा पॉसिबल है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है ना, टाइप ऑफ वेक्टर्स में जो काम की बात है वो देख लेते हैं। हो सकता है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हो जाए, 0 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर, तो उसे मैं बोलता हूं नल वेक्टर, है ना। नल वेक्टर, नल वेक्टर मतलब क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया। सर मैग्नीट्यूड 0 मतलब क्या होता है? सर मतलब कि यह एक तरीके से एक पॉइंट है
है ना, क्या है, एक पॉइंट है, मतलब इसके पास कोई भी इसकी लेंथ नहीं है ना, इसके पास कोई भी लेंथ नहीं है ना। लेंथ असल में क्या हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। एरो क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया नल वेक्टर। इसके अलावा, नल वेक्टर के अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात की जो हमें इंपॉर्टेंट टाइप का जो वेक्टर पता होना चाहिए, उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1 यूनिट हो जाए। अगर मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो जाएगा तो उसे मैं बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा मैं उसे, यूनिट वेक्टर बोल दूंगा, है ना। असल में ये जो डायरेक्शन वेक्टर है हमारा ए कैप है, ए कैप जो होता है हमारा, है ना, ए कैप, वही हमारा असल में क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर भी कहलाता है ना। असल में डायरेक्शन बताना मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन बताना मतलब कि वह यूनिट वेक्टर है, वो डायरेक्शन बता रहा है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। क्लियर है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें होती, पैरेलल वेक्टर, है ना, या पैरेलल वेक्टर ऑब्वियस सी बात है कि दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे की डायरेक्शन में, तो इन्हें हम पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, है ना। यहाँ पे मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं करना चाहता हूं। एंटी पैरेलल मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको समझ में आना चाहिए बेटा। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्लियर, क्या होता है बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा सर, और क्या इंपॉर्टेंट बात है हमें पता होनी चाहिए, है ना। देखो यार, एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर एक वेक्टर इधर था, ए वेक्टर, है ना, अब मैं चाहूं, जैसे मान के चलो मेरा पेन है, ये ए वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर है, ये इसका डायरेक्शन है और ये इसकी लेंथ है ना। तो मैं चाहूं तो इस ए वेक्टर को इस प्लेन में कहीं भी नचा सकता हूं, कहीं भी डांस करवा सकता हूं, कहीं भी नचा सकता हूं, है ना। अगर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना करूं मैं, जैसे मान के चलो ये ए वेक्टर था, मैंने इसको इधर ले गया, मैं इसको इधर ले आया, मैं इसको इधर ले गया, मैं इसको यहां पर ले गया, मैं इसको यहां पर ले गया, उतनी ही लेंथ के है, तो यहां पर यह वेक्टर चेंज नहीं होगा कभी भी, है ना। तो मतलब क्या बोल रहा हूं कि अगर मैंने स्पेस को, इफ वेक्टर मूव्ड इन स्पेस, इफ वेक्टर मूव्ड इन स्पेस, मूव्ड इन स्पेस विदाउट चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन, है ना, तो वेक्टर रिमेन्स सेम, वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर रिमेन्स सेम। क्लियर है ना। अच्छा, अब यहां पर, अब यहां पर, है ना, अब यहां पर क्या होगा बेटा कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर इधर है और मैंने एक वेक्टर इधर बना दिया बी वेक्टर, तो देखो यार दोनों के लेंथ सेम है ना, डायरेक्शन अपोजिट, तो मैं बोल सकता हूं वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, है ना, माइनस लगा दिया मतलब कि क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। क्लियर है कहानी ये। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा, उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सी बात होती है जिसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है, जिसको हम बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स, है ना। ये छोटी मगर बड़ों की बात बता रहा हूं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है। देखो भाई, जैसे मान के चलो यहां पर ये एक वेक्टर था ए वेक्टर, है ना, यहां पर था एक बी वेक्टर, तो सर ये तो आसान सी बात है, इनके बीच में एंगल हो गया थीटा, है ना, इनके बीच में एंगल क्या हो गया, थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा, तो ये थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा, बिल्कुल होगा। ध्यान रखना ऐसा भी हो सकता है कभी कि एक वेक्टर ए है ना, यह वेक्टर बी है, तो क्या अभी भी थीटा जो होगा वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा, थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा क्या, नहीं, थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं होगा, है ना। यहां पर थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं है, यहां पर थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। क्लियर है। मैं कैसे पहचानता हूं इन बातों को, मैं कैसे समझता हूं, देखो भाई, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना कि या तो, है ना, इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, या तो हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन हो। क्लियर है। टेल टू टेल ज्वाइन हो या हेड टू टेल ज्वाइन हो, तभी हेड टू हेड ज्वाइन हो, तभी वो एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स।
क्लियर है? मतलब क्या होगा, यह देखो यार, ये वेक्टर अगर आप देखो ना ध्यान से, तो यह असल में हेड टू टेल जॉइंट है दोनों। इसको मैं थोड़ा सा इधर बनाता हूं, है ना, देखना ध्यान से। मैं कैसे बना सकता हूं सर, आपको कैसे पता? देखो ये रहा ए वेक्टर, है ना, और उसके अलावा ये जो बी वेक्टर है ना, वो ऐसा है। मैंने थोड़ा सा पीछे ले गया उसको, बी वेक्टर को थोड़ा सा पीछे ले गया, ले जा सकता हूं ना वेक्टर को आगे पीछे, तो मैं कर सकता हूं। क्लियर है? तो यह हेड टू टेल जॉइंट है ना, तो यहां पर ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं होगा। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ऐसा होगा कि अगर आप चाहो तो इस बी वेक्टर को और आगे लिया और ये वाला जो एंगल होगा 180 माइनस थीटा, वह एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहलाएगा। क्लियर है? 180 माइनस थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहलाएगा। क्लियर है? छोटी सी बात बता रहा हूं बहुत, क्या कि अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पता करना है तो कैसे पता कर सकते हो, है ना। और ध्यान रखना है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ऑलवेज 0 टू 180 डिग्री होता है। कहां से कहां तक होता है? 0 से 180 डिग्री होता है। कोई भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कभी भी 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है कहानी, है ना। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 0 से 180 डिग्री ही होगा हमेशा। देखो भाई, तो सर ये अगर ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो और क्या समझना चाहिए? अगर यह सब कुछ समझ में आ गया तुम्हें, तो अब तुम काबिल बन चुके हो यहां पर एक कोई भी कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो उसमें अगर यह एक वेक्टर है तो इस वेक्टर को लिखने के काबिल बन चुके हो। लिखने के काबिल कैसे बन चुके हैं सर? देखो यार, अब मुझे क्या करना था इस दुनिया में, मुझे इन सारे वेक्टर्स को लिखकर बताना है ना, मतलब कि इनको मुझे रिप्रेजेंट करना, कुछ नया मैथमेटिकल फॉर्म लेकर आना है। तो उसके लिए क्या किया हमने? उसके लिए हमने यह किया कि देखो x डायरेक्शन जो था x में, तो यूनिट वेक्टर इन x, उससे हमने बोल दिया आई कैप। उसी प्रकार y वाले को बोल दिया j कैप, और इसको z वाले को बोल दिया k कैप, है ना। देखो यार, आई कैप मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन बता रहा है, मतलब x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला ऐसा वेक्टर जो x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे वो हो गया आई कैप। जो y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे वो हो गया j कैप, और जो z डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे वो हो गया k कैप, है ना। कैप लगा दिया, मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर है, इनके पास इनका मैग्नीट्यूड 1 1 है। जैसे मान के चलो मैं चला, है ना, एग्जांपल समझते, मान के चलो मैं चला यहां पर 2 मीटर इन प्लस x एक्सिस, तो मतलब मेरा वेक्टर क्या हो गया? 2i कैप हो गया। क्या हो गया? 2i कैप। क्लियर है? अच्छा सर, मान के चलो मैं चला 5 मिनट, नहीं हो रहा, मीटर हो रहा है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ, फिर मैं चला 5 मीटर इन नेगेटिव y एक्सिस, तो क्या हो गया? हाँ, कैप मींस डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर कैप मींस, है ना। तो क्या हो गया? -5j कैप। क्लियर है कहानी, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे पास x, y, z लिखा हुआ है बेटा, तो मैं यहां पर कोई भी किसी भी पॉइंट को वेक्टर के रूप में दर्शा सकता हूं। और कैसे दर्शा सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। क्लियर है? अगर कार्टेशियन प्लेन पे मेरे पास कोई भी पॉइंट है, तो मैं उसे लिख सकता हूं अब वेक्टर के फॉर्म में, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। क्लियर है ये कहानी, है ना। अब जैसे मुझे क्या क्या बातें आ सकती है सर? मुझे ऐसा हो सकता है बेटा कि 2 वेक्टर दे दे, है ना, 2 वेक्टर दे दे, और उनको बोले कि ऐड करके बता, सबट्रैक्ट करके बताओ, है ना, ऐसी कुछ बातें। क्या तुम सभी लोग पहले इतना बता दो, ये वेक्टर लिखना सीख गए हो? जैसे अगर मान के चलो मेरे पास, मैं गया 5, 2, 3 पर, तो वेक्टर क्या होगा? वेक्टर क्या होगा ये बता दो, जल्दी बता दो भाई, वेक्टर क्या होगा? सर इसमें वेक्टर होना चाहिए 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर है? तो इस प्रकार से मैं आसानी से कोई भी वेक्टर को लिख सकता हूं। क्या आगे बढ़ा जाए? देखो,
अब मैं देखना चाहता हूं कि मैं किस प्रकार से आसानी से वेक्टर्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं, यह देखना चाहता हूं मैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले यहां पर ही मैं बता देता हूं, यहां पर जगह बची है थोड़ी सी। देखो यहां पर इसे मैं लिख सकता हूं ए कैप, है ना, या सॉरी ए वेक्टर को मैंने लिखा है यहां पर। ए वेक्टर क्या था मेरा, यह मेरा पूरा ए वेक्टर था। बस ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के पास दो चीजें हैं, एक होगा इसका मैग्नीट्यूड और एक होगा इसका डायरेक्शन। क्लियर है? तो अगर आपको यह पूछा जाए कि इसका डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर, अब देखो अगर x का यूनिट वेक्टर है तो i कैप है, y का यूनिट वेक्टर है तो j कैप है, z का यूनिट वेक्टर है तो k कैप है। लेकिन अगर मुझे किसी भी एक जनरल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं a वेक्टर अपॉन में a का मैग्नीट्यूड। क्लियर है कहानी, है ना? और a का मैग्नीट्यूड में कैसे निकालूंगा सर? a का मैग्नीट्यूड भी निकालना बता दो, बिल्कुल देख लो। a का मैग्नीट्यूड में लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। क्लियर है? मतलब अगर मैं इन दोनों को मिलाकर कुछ बात लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि अगर मुझे यहां पर इसका यूनिट वेक्टर निकालना था तो मैं लिख सकता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? यहां पर हम इस प्रकार से इनमें यूनिट वेक्टर वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अब हमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी है। जैसे हम देख रहे थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मान के चलो मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, है ना, जो कि है, मतलब मैं अभी ये नहीं देखना चाह रहा हूं, दिमाग लगाना चाह रहा हूं कि ए वेक्टर क्या है ना। वैसे अगर मैं समझू तो ऐसा समझ सकता हूं ए वेक्टर एक फोर्स है, फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। जो मैंने बोला 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप था। वेक्टर बी है जो कि है जे कैप प्लस 2 आई कैप प्लस बहुत हो गया, माइनस ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर बोलो भाई, माइनस ले लिया 5 के कैप। ठीक है, चलो तो अब हम देखना चाहते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एकदम आसान सी कहानी है। अगर मुझे एडिशन करना है तो देखो यार कुछ नहीं करना है, आई कैप वाले जोड़ दो, जे कैप वाले जोड़ दो, के कैप वाले जोड़ दो। जैसे यहां पर आई कैप वाले जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 आई कैप, है ना। ध्यान से देखो यह यहां पर है ना, यहां पर क्या है भाई, चक्कर बना दिया था थोड़ा सा मैंने। यह आई कैप है, आई कैप यहां है, यह जे कैप है, यह जे कैप, इन दोनों को मत जोड़ देना। ठीक है, तो क्या हो सकता है देखो बेटा, हाँ, तो अब यहां पर जे कैप वाले जोड़ोगे तो हो जाएगा 4 जे कैप, है ना, और के कैप वालों को जोड़ोगे तो हो जाएगा यहां पर, अरे इतना गुणा भाग कर लेते हो, 3 के कैप। इतना एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाते हो? अगर मैंने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पूछा होता तो क्या कर सकते थे बताओ भाई? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप माइनस जे कैप प्लस 2 आई कैप माइनस 5 के कैप। यहां कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा देखो आई कैप वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0 आई कैप। जे कैप वाला बन जाएगा प्लस 2 जे कैप और के कैप वाले बन जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 13 के कैप। क्या ये फुद्दू सा गणित कर सकते हो सब? अरे कर लोगे? चलो अब हमें असली चीज सीखना है। सर यह क्या नकली था? नहीं, यह भी असली था। लेकिन अब हमें यह सीखना है कि मान के चलो मेरे पास दो वेक्टर से ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा है ना। तो अभी मैं जो निकाल रहा था यह क्या है, असल में एडिशन जब मैंने किया तो इसे मैं बोल सकता हूं रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर। क्या नाम दे सकता हूं बेटा मैं? रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर।
तो यहां पर रिजल्टेंट निकालना लाख गुना आसान। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे सीधे सीधे ऐड ही करना है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। लेकिन मान के चलो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया, एक वेक्टर ए इधर है, बी वेक्टर इधर है। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, मुझे करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मान के चलो वो बोल दिया मैंने कुछ आर वेक्टर हो गया। तो यहां पर मैं इन्हें ऐड कैसे कर सकता हूं? क्लियर है? इनको ऐड करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं। अब मुझे नहीं पता इनका आई कैप जे कैप, मुझे बस यह पता है कि ए वेक्टर है, कुछ ना कुछ लेंथ होगी, 2 मीटर मान लो या 3 मीटर मान लो, इनके बीच में कुछ एंगल है। अब मुझे बताना इनका रिजल्टेंट है ना, इनका रिजल्टेंट। या इसको ऐसा समझ लो कि तुम यहां पर खड़े हो, तुम्हारे 2 हाथ है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तुम कहां जाओगे यह बताना है मुझे। क्लियर है? या एक ही पार्टिकल है, उसमें 2-3 फोर्सेस लग रहे हैं, वो कहां जाएगा वह बताना है मुझे। तो ऑब्वियस सी बात है, वो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, आप देखो एक और वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, रिजल्टेंट, और इसे बना रहा हूं यहां पर वेक्टर फॉर्म में पहली बार। ये एरो को मैंने डार्क कर दिया है ना, डार्क एरो। तो यह असल में क्या होता है? यह रिजल्टेंट होता है, और इसे हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी जो है वो आर वेक्टर। अब मुझे यह बताना है आर वेक्टर की वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसमें 2-3 लॉ हो सकते हैं, है ना। हमारे काम का जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, तो उसके हिसाब से जो रिजल्टेंट होता है दैट इज गिवन बाय रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है ना? और थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, यह पहली इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता होनी चाहिए। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात होती है यहां पर अल्फा, है ना। अल्फा क्या है? अल्फा इज एंगल बिटवीन, है ना, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड एनी ऑफ द वेक्टर्स। जैसे मेरा यहां पर बी के साथ बना है, तो इसे मैं बोलता हूं अल्फा। तो अल्फा को हम बोल सकते हैं tan अल्फा। अब ये tan अल्फा या अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने लिखा tan अल्फा इक्वल्स टू। क्लियर है? तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई? इसकी वैल्यू होती है ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स का, है ना, और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है रिजल्टेंट का और वेक्टर के बीच में एंगल जो बन रहा है उसका। ठीक है, आप चाहो तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक्स ही बता सकता हूं मैं कि आपको यार ऊपर वाला तो याद रखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मुझे पूरी उम्मीद है सबको याद भी होगा। इसके अलावा यहां पर जो tan अल्फा है, इसमें कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि सर tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? तो इसके लिए ट्रिक में क्या है ना, इसके लिए हमारे पास आपके लिए क्या है, याद रखना tan लिखना है, ऐसे ही बना लो tan लिखना। तो tan होता है साइन बाय कॉस, है ना। तो पहला कंफ्यूजन दूर हो गया कि ऊपर साइन आएगा, ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर साइन आएगा, नीचे हमेशा कॉस आएगा। क्लियर है? और ये बात ध्यान रखना कि ये यहाँ पर ये जो ए मुझे कैसे रटा हुआ है सर कि यहाँ पे ए ही आएगा, है ना, या वहाँ पर बी तो आ सकता था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा भी हो सकता था। उसके लिए, है ना, ये बात ध्यान रखना, है ना, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। आपको उसके साथ साइन थीटा और कॉस थीटा लेना है, उस वेक्टर के साथ साइन थीटा और कॉस थीटा लेना है जिसके साथ आपको रिजल्टेंट का एंगल नहीं निकालना है। अभी रिजल्टेंट का एंगल मैं किसके साथ निकाल रहा हूं? बी के साथ निकाल रहा हूं। मेरे पास ए है और बी है, मैं रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ निकाल रहा हूं? बी के साथ निकाल रहा हूं। तो मैं साइन थीटा कॉस थीटा किसके साथ लूंगा? ए के साथ लूंगा। क्लियर है? उसके अलावा अगर मान के चलो मेरे पास अगर ऐसा होता, यह ए होता, यह बी होता, इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होता, मुझे ये अल्फा पता करना है और मुझे बोलते थे पूरा एंगल थीटा है, तो मैं क्या करता, यहां पर tan अल्फा का जो फॉर्मूला होता, अब देखो भाई मैं बना के बताता हूं आपको। अल्फा किसके साथ नहीं बन रहा है सर? बी के साथ नहीं बन रहा है, तो यहां पे आएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है?
इस ट्रिक से आप कभी नहीं भूलोगे कि जो tan अल्फा का रिजल्टेंट का फॉर्मूला था या रिजल्टेंट और एंगल के बीच में जो था ना, जो एंगल का फॉर्मूला था, वह किसके साथ साइन और कॉस लेना है। ऊपर साइन लेना है, नीचे कॉस लेना है, और किसके साथ लेना है, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है, जिस वेक्टर के साथ एंगल नहीं बन रहा है उसका साइन और कॉस करना है। क्या ये बात सबको बढ़िया तरीके से चमकती है? बताओ भाई, हाँ या ना। बताओ भाई, मजा आया या नहीं आया? हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे ये चीज, ठीक है। अच्छा, अगर मान के चलो ए और बी बराबर हो गए, ए और बी बराबर हो गए, तो यहां पे जो रिजल्टेंट है उसका क्या होगा? रिजल्टेंट हो जाएगा सर आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस थीटा, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा, या मैं इसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, 2a² कॉमन ले लिया और यहां पे बचा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। मत पूछना कहां से आया, मत पूछो कहां से आया, है ना। ये कहां से आया भाई? ये कहां से आ गया? यह हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़ाए थे मैंने आपको, है ना। हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़ाए थे, हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ाया था कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, सॉरी कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया था, पूरा एक बार लिख देता हूं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया था, उसमें लिखा था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और मैं चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये -1 जाके उधर +1 बन गया, और 2 थीटा की जगह थीटा कर दिया तो थीटा की जगह थीटा बाय 2 आ गया, और वहां से मैंने ये बात निकाल दी। तो याद रखना है एक और हमें इंपॉर्टेंट बात कि ए और बी अगर बराबर होते हैं तो यहां से जो आर की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी, है ना, एक 2 भी आएगा यार यहाँ पे, ये 2, ये वाला 2 है ना, तो यह हो जाएगा 2a cos थीटा बाय 2, रूट ले लिया मैंने दोनों तरफ, ठीक है। यह फॉर्मूला याद रखो, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, है ना, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स अगर वेक्टर्स इक्वल होंगे तो होगा 2a cos थीटा बाय 2। एंगल मत पूछ लेना उन दोनों के बीच में, ये tan अल्फा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है अल्फा हो जाएगा थीटा बाय 2। अगर दो एंगल बराबर है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनके बीच में से ही जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से एक और छोटी सी बात, है ना, एक और छोटी सी बात जिसको आप बोल सकते हो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन, है ना। मगर मान के चलो मुझे a माइनस बी, रिजल्टेंट में a माइनस बी करना होता है, a माइनस बी कहां करना पड़ेगा सर? यार अगर तुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना तो डिस्प्लेसमेंट करेगा ना फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेक्टर करेंगे हम, क्लियर है। तो उस कंडीशन में हम यहां पर लिखेंगे जो r हो जाएगा वो हो जाएगा a², r का स्क्वायर विल बी a² प्लस b² -2ab cos थीटा, और अगर a और b बराबर हो गए तो यहां पर जो r आता है वो आएगा 2a sin थीटा बाय 2। याद रखना सब्ट्रैक्शन में साइन था, एडिशन में कॉस था, है ना। अगर दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स है, उनको हमने ऐड करा तो वहां पर क्या आ जाएगा, उनको ऐड करने पर आ जाएगा 2a cos थीटा बाय 2, और सब्ट्रैक्ट करने पर 2a sin थीटा बाय 2। रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स होता है जब वेक्टर्स इक्वल होते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आती है? बोलो भाई। हम और वेक्टर में एक आखिरी बात समझ रहे थे, देखो वेक्टर में और भी बातें पता चलेंगी हमें, और भी बातें पता करेंगे हम, लेकिन समय समय पर जो जो जरूरत पड़ती जाएगी उतना उतना देखते जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात होती है जिसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? जैसे मान के चलो मेरे पास कोई एक वेक्टर है ना, यहां पर एक्स एक्सिस है, ये एक वाई एक्सिस है, ठीक है। मेरे पास यहां पे एक ए वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस से बना रहा है एंगल थीटा, एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है एंगल थीटा।
यहां पर अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है ना, तो देखो यार कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हम कंपोनेंट भी लेना बोल सकते हैं। अब ये क्या चक्कर हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, देखो तुम्हारी जिंदगी में ये हो रहा है। अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तो बताया था तुम्हें कि दो वेक्टर हो तो उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो तुम, है ना, दो वेक्टर उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। देख जैसे एक ये एक वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, एंगल थीटा था, तुमने रिजल्टेंट निकाल लिया, फॉर्मूला है, खुश हो गए, आगे बढ़ गए, बहुत मजा आया। लेकिन मान के चलो यहाँ पे एक ए वेक्टर भी है, एक बी वेक्टर भी है, एक सी वेक्टर भी है, एक डी वेक्टर भी है, एक ई वेक्टर भी है, बहुत सारे वेक्टर, इनके बीच में एंगल पता है तुम्हें। अब तुम्हें इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो समस्या बड़ी है सर। ये तो क्यों बड़ी समस्या है, अगर दो होते तो कर लेता, तीन होते तो दो का, फिर तीन होते भी तो समस्या कितनी है, इन दो का कुछ एक रिजल्टेंट आएगा, फिर इन दो का कुछ रिजल्टेंट आएगा, मतलब ए और बी का कुछ आएगा, बी और सी का कुछ आएगा, फिर उनके रिजल्टेंट का रिजल्टेंट निकलेगा। प्रोसेस बढ़ते जा रहा है, प्रोसेस बढ़ते जा रहा है, प्रोसेस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अब इस चीज को मैं कैसे आसान कर सकता हूं, कैसे छोटा कर सकता हूं। तो मुझे पता है कि अगर मुझे आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में वेक्टर्स हो तो मैं उन्हें आसानी से ऐड कर सकता हूं। मतलब अगर मेरे पास आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में वेक्टर है, मेरे पास 4 वेक्टर है, 10 वेक्टर है, 15 वेक्टर, कुछ नहीं, उनको आई कैप जोड़ दूंगा, जे 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 जोड़ दूंगा, के जोड़ दूंगा, तो उसमें तो आसान सी बात थी, वो तो मुझे आ गया। हाँ, तो अब इसी चीज का मैं यूज कर लूंगा, है ना, इसी चीज का मैं यूज कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई भी वेक्टर आएगा तो उसको मैं आई कैप और जे कैप में रिजोल्व कर दूंगा। रिजोल्व कर दूंगा मतलब कि क्या करूंगा, मैं यह देखूंगा कि वह एक्स एक्सिस पर, जैसे यहां पर पहुंचे आप, तो कैसे पहुंचे होंगे आप, एक्स में कुछ चले होंगे, तो एक्स में कितना चले और वाई में कितना चले ये देख लूंगा मैं, है ना, तो आप वहां पर पहुंच गए। तो देखो यार, अगर तुम्हें यह पता है, अब एकदम सर्वसाधारण कक्षा 10वीं का गणित, अगर हमें पता है ये एंगल थीटा है, यहां पर ये दूरी ए है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी और ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये निकालना है हमें। क्लियर है, तो कैसे निकाल सकते हैं सर, आसान सी बात है, ये वाली दूरी हो जाएगी ए वाई और इसे बोलेंगे ए एक्स, है ना, मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा, है ना, एक हो जाएगा ए कॉस थीटा और एक हो जाएगा ए साइन थीटा। क्लियर है ना, तो एक हो गया ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा हो गया। मतलब कि मैंने क्या कर दिया, असल में मैंने ये देख लिया कि अगर कोई भी एक रैंडम वेक्टर मुझे कहीं पर भी गिवन हो, कोई भी एक रैंडम वेक्टर अगर मेरे पास कहीं पर भी गिवन हो, तो मैं उसको आसानी से रिजोल्व कर लिख सकता हूं, है ना, इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, है ना, क्या कहते हैं हम इस चीज को, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये वाली दूरी थी ए वाई, जिसको मैंने बोल दिया था ए साइन थीटा, और ये वाली दूरी थी ए एक्स, जिसे मैंने बोल दिया था ए कॉस थीटा। क्लियर है, ये एंगल थीटा है, ये ए है, इसकी हमें अथाह जरूरत पड़ेगी, है ना, अथाह मतलब भयंकरी वाली जरूरत पड़ने वाली है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। पूरे वेक्टर में सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स होता है। क्लियर है, मतलब कि अगर ये एक वेक्टर होता, जैसे मान के चलो यहां पर एक वेक्टर होता, ये एक वेक्टर होता, यह होता 5 यूनिट्स, है ना, 5 यूनिट्स, और यहां एंगल होता 37 डिग्री, तो यह वेक्टर क्या है ना, यह 5 यूनिट्स जो है वो वेक्टर क्या है, तो मैं इसे लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं, है ना, इसे वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूं, ए क्या, ए वेक्टर विल बी ए एक्स प्लस ए वाई, ए एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। क्लियर है, तो इससे क्या लिख सकता हूं मैं, देखो इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं 5 cos 37 आई कैप प्लस 5 sin 37 जे कैप। क्लियर है, ये मेरे पास एक वेक्टर था जिसको मैंने रिजोल्व कर दिया। क्लियर है, तो ये हो जाएगा यहां पे 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, है ना, वैल्यूज रख लो, आंसर यही आएगा, पूछना मत कैसे आया। अरे cos 37 sin 37 की वैल्यूज पता है सभी को, 3/5 4/5 होती है ना, रख लो तो आ जाएगी वैल्यूज। क्लियर है, तो यह वेक्टर मेरे पास, देखो मैंने क्या चालाकी करी, मैंने एक वेक्टर निकाला और उस वेक्टर को मैंने x और y में तोड़ दिया। अब ऐसा अगर मेरे पास 10 वेक्टर होते तो मैं सबको x और y में तोड़ देता और चुटकी बजाते ही सही उनका आंसर आ जाता, सबको ऐड कर लेता, या सबट्रैक्ट करना तो सबट्रैक्ट कर लेता मैं। आई कहानी समझ में, है ना, इसी प्रकार से, अरे ये समझ में आ गया, आगे बढ़ जाऊं मैं,
देखो बेटा, इसी प्रकार से ऐसा हो सकता है, मान के चलो, मैं बस तुम्हें एक बात ये छोटी सी बात बता रहा हूं, ये आगे ही बस थोड़ा ही आगे बढ़ूंगा तो हमें काम आ जाएगी, तो वहां पे लाइव एग्जांपल से बता दूंगा मैं। मान के चलो कि मेरे पास दो वेक्टर थे, है ना, इनका रिजल्टेंट निकाला। कैसे निकाला? ये सॉल्व करके, पूरा आई के कंपोनेंट लेकर, ठीक है। अब ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। मुझे ये एंगल थीटा बताना कितना होगा, है ना, थीटा बताना कितना होगा। तो यार देखो, अगर मेरे पास, है ना, अगर मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है ना, कोई भी एक वेक्टर है, जैसे मेरे पास एक वेक्टर है आर वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस √3j। तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा यह बताना है मुझे। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है यह बताना है। एक्स एक्सिस के साथ एंगल, है ना, एंगल विथ एक्स एक्सिस, यह बताना है। तो कैसे बता सकता हूं मैं? देखो यार, असल में ये जो आर वेक्टर है ना मेरे पास, ये क्या है? आर एक्स आई कैप, ए लिख लो, ए वेक्टर बी वेक्टर कुछ भी लिख सकता था, मैंने आर लिख दिया, ठीक है। ये मेरे पास असल में इस वेक्टर का मेरे पास असल में वेक्टर नहीं है ना, लेकिन इस वेक्टर का मेरे पास एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है, और मुझे थीटा पता करना है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं tan थीटा के टर्म्स में, इट विल बी इक्वल्स टू, यार ये y है, ये x है, मैं लिख सकता हूं आर वाई बाय आर एक्स। क्लियर है? अरे बात समझ में आई, है ना? मैं क्या लिख सकता हूं? मैं tan थीटा के टर्म्स में से लिख सकता हूं। इसमें अगर मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है, केवल वेक्टर है, आई कैप जे कैप के फॉर्म में वेक्टर है, अब मुझे ये निकालना है कि इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है। तो मैं आसानी से इसे निकाल सकता हूं। जैसे इसका एंगल बताओ भाई, थीटा कितना आएगा, एंगल विथ एक्स एक्सिस कितना आएगा इसका। कैसे करेंगे भाई? tan थीटा, है ना, y का कितना है, y का कितना है √3 बाय x का कितना है, x कंपोनेंट 3। क्लियर? तो √3 बाय 3, क्योंकि यहां पर, है ना, यहां पर क्या है, यह मेरे पास x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। तो मतलब मुझे परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनियस नहीं पता। तो ये हो जाएगा 1/√3, मतलब tan 30 अगर √3 हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 30 डिग्री। अरे अब समझ में आया, है ना? देखो भाई, ये पीछे एक और बार बता देता हूं, इसमें भी, है ना, यहां पर अगर आपके पास ये आर वेक्टर, तो यहां पर अगर आपको इसका tan थीटा, है ना, अगर आपको यहां पर रिजल्टेंट निकालना, तो ये tan थीटा जो होगा ये हो जाएगा आर वाई बाय आर एक्स, है ना। वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट कर दोगे तो वहां से आपको सीधे सीधे एंगल मिल जाएगा। आगे बढ़ते, देखो भाई, वेक्टर्स में अभी यही पढ़ना था, है ना। क्या मैं तुम्हें थोड़ा बहुत मोशन इन प्लेन पढ़ा दूं अभी? तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो मोशन इन प्लेन है ना, मोशन इन प्लेन है, इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, ये जो मैं 3 पॉइंट लिख कर लाया हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉब्लम्स हमें समझनी है, अगर मोशन इन प्लेन समझना है ना, तो मोशन इन प्लेन है ना, मोशन इन प्लेन है, तो मोशन इन प्लेन की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए अब हमें क्या करना होगा, है ना। यार देखो, हमें 2D या मोशन इन प्लेन या मोशन इन 3 डायमेंशन भी आ जाए कल को तो कोई बड़ी बात नहीं, उसे सॉल्व नहीं कर सकते हम कभी भी। क्लियर है? तो सर क्या करेंगे हम क्या करते हैं, असल में हमने जो 1D पढ़ा ना, बस उतना ही आता है हमें। हम क्या करते हैं, हम जो भी मोशन होता है उसको 2 में तोड़ देते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ देते हैं। क्लियर है? मतलब जैसे अभी यहां पर है, तो यहां पर हमने कंपोनेंट लेकर सीख लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ना, तो बस वही वाली बात है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मैं उसे तोड़ दूंगा, और एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में तोड़ने के बाद मैं उसे एक्स एक्सिस के लिए अलग से सॉल्व करूंगा, हमेशा वाई एक्सिस के लिए अलग से सॉल्व कर दूंगा, है ना। जैसे मैं 1D में सॉल्व करता था, 1D में मेरे को थोड़ी ना पता था कि वो एक्स है या वाई है, मैं तो बस नॉर्मली सॉल्व कर देता था। तो वैसे ही एक्स एक्सिस में अलग से सॉल्व करेंगे, वाई एक्सिस में अलग से सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहां पे, वही मतलब मूलभूत, बहुत ही ज्यादा बेसिक स्टार रेटेड पॉइंट्स। ब्रेक द मोशन इनटू सेपरेट 1 डायमेंशनल मोशंस, सॉल्व बोथ द मोशन सेपरेटली
फिर उसके बाद में देखो यार x में चले या y में चले टाइम तो सेम रहेगा। क्लियर है? तो x और y में समय 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 बड़ा बलवान है ना, टाइम के पास डायमेंशंस नहीं है ना, टाइम एक अलग से, ऐसा नहीं है कि x में टाइम अलग चलता है, y में टाइम अलग चलता है, z में अलग चलेगा, टाइम सबके लिए है ना, टाइम सबके लिए सेम ही होता है। क्लियर है? तो क्या होता है यहां पर हम x में अलग से सॉल्व करेंगे, y में अलग से सॉल्व करेंगे और टाइम में के लिए सबको आपस में टाइम की वैल्यू ले लेके एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। x में टाइम की वैल्यू निकाली वो y में रख देंगे, y में जो टाइम की वैल्यू निकाली वो x में रख देंगे, तो इंटर रिलेशंस बन जाएंगे सब में। क्लियर है ना? देखो एक नाव अलग चला लो, दूसरी नाव अलग चला लो, फिर उनके बाद में इन दोनों नाव को बीच में जोड़ने के लिए तुम्हें पता चल गया कि टाइम से जोड़ सकते हो। बस इतनी कहानी होती है और पूरा मोशन इन प्लेन बढ़िया से समझ जाओगे। ठीक है, जैसे देखो इस पे एक दो बेसिक से क्वेश्चंस करते हैं अभी तो हम, है ना। जैसे आपको बोला गया है यहां पर, है ना, आपको बोला गया है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड एज, यहां पर यह पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल यहां पर दी गई है, where time t is in second, find the velocity of the particle at t equals to 3 second, है ना। तो देखो यार यहां पर एकदम आसान सी बात है, एकदम आसान सी बात है, यह पोजीशन वेक्टर दिया गया है ना, क्या है ये पोजीशन वेक्टर। अब कहानी बिल्कुल सेम है, कोई नई बात नहीं, पोजीशन वेक्टर है, मुझे निकालना है वेलोसिटी, तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो मैं कर दूंगा dr बटा dt, है ना। अब यहां पे मैंने वो वेक्टर लगा दिया, देखो r के ऊपर वेक्टर लगा दिया अब मैंने, है ना, मतलब कि इसमें i कैप भी है j कैप भी है। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना होता तो मैं कर देता dv बटा dt, क्या कर देता भाई dv बटा dt। क्लियर है? तो अभी तो एकदम आसान सी बात है, मुझे केवल और केवल क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो मैं यहां पे इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो देखो हमें x का अलग करना है, y का अलग करना है, बिल्कुल एक दूसरे को छेड़ना नहीं, मतलब i कैप को अलग करो, j कैप को अलग करो। तो यहां पर से हम मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं, देखो d 4t स्क्वायर अपॉन में dt i कैप प्लस d 2t dt बाय j कैप। क्लियर है ना, मैंने i का अलग से कर दिया, j का अलग से कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2t i कैप प्लस 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 यहां पर क्या हो जाएगा 2 बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो ये हो गया j कैप, है ना। तो ये वेलोसिटी आ गई इसकी, तो वेलोसिटी क्या आ गई 8t i कैप प्लस 2j कैप। क्लियर है? देखो यार अब तुम जो कि होशियार बच्चे हो तो यहां पर मैं तुम्हें एक दो और बढ़िया बढ़िया बातें बता देता हूं। ये वेलोसिटी देखकर तुम्हें क्या क्या समझ में आना चाहिए था, ये देखकर यह समझ में आना चाहिए कि सर x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बदलती जा रही है ना, लेकिन y डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। जैसे अगर मैं तुमसे एक्सेलरेशन बोलता हूं, यहां पे एक्सेलरेशन है ना, देखो एक्सेलरेशन पूछता हूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करते तो यह होता है 8i कैप प्लस 0k कैप या 8i कैप, मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन है वो केवल x डायरेक्शन में है, केवल x डायरेक्शन में है, i कैप में है, y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह इसको देखकर भी समझ में आना चाहिए था कि वेलोसिटी जो है सर वो x डायरेक्शन में कांस्टेंट है, सॉरी x डायरेक्शन में t है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, तो यहां पे 3 रख दूंगा, तो हो जाएगा 8 इंटू 3 i कैप प्लस 2j कैप। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, है ना, मैं इसे लिख सकता हूं 24 i कैप प्लस 2j कैप। ये मेरी वेलोसिटी आ गई है ना, ये क्या आ गई है, वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, अब यह वेलोसिटी आई है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे बताऊंगा मैं बताऊंगा अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से आप इसे सॉल्व करोगे, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितनी है 24 i कैप प्लस 2j कैप। क्लियर है? तो इस प्रकार से बातें पूछी जा सकती है सवाल में। देखो उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। आपको बोला गया ये क्वेश्चन कर लोगे मतलब कि आपको वेक्टर मोशन इन प्लेन पूरा समझ में आ गया, है ना। आखिरी सवाल है, फिर अब मैं आगे ज्यादा खींचना नहीं चाहूंगा,
फिर आने वाली क्लासेस में हम ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है ना? आने वाली क्लासेस में हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस ये आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं पीछे जाकर, है ना। क्वेश्चन में बोला गया यहां पे आपको वेलोसिटी गिवन है, फिर बोला गया टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, है ना, एन ऑब्जेक्ट हैज द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी है ये u वेक्टर, इट अंडरगोस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, फॉर 4 सेकेंड्स। फिर आपको बोला गया है कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल्स क्या होंगे और वेलोसिटी क्या होगी 4 सेकंड बाद। क्लियर है? देखो भाई, अब सर बहुत मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, तुम दिमाग मत लगाना, बस जो जो दिया है वो एक बार लिख लो। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है सर मुझे 2i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर है? मैं इसे लिख सकता हूं, पहले एक बार एक्सेलरेशन लिख देते, i कैप माइनस 3j कैप। अब देखो यार, मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर, अब मुझे बहुत सारी चीजें गिवन है, तो मैंने x डायरेक्शन का कॉलम बना लिया और एक y डायरेक्शन का कॉलम बना लिया। अब अगर मुझे ये कॉलम में सारी बातें फीड कर दूं मैं और बातें समझ लूं, तो अब मेरे से सवाल चुटकी में बच जाएगा। देखो भाई, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन ux आपको दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आपको दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड। फिर आपको दिया गया है यहां पर एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, इनिशियल मतलब एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कांस्टेंट ही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर दिया गया है एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, कितना दिया गया है, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब कुछ नहीं करना है आपको, x के लिए अलग से सॉल्व कर लो, y के लिए अलग से सॉल्व कर लो, डिस्प्लेसमेंट बताना है यार, अब कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है, 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद आपको डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन क्या करोगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लो, कहानी खत्म, पैसा हजम। इतने मुश्किल सवाल भी आप एक लाइन में कर ले जाओगे, है ना। ut प्लस हाफ at स्क्वायर, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है 2, टाइम है 4, प्लस हाफ इंटू x डायरेक्शन की वेलोसिटी है 1, टाइम है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, x डायरेक्शन का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से y डायरेक्शन में निकाल लो यार, है ना, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, sy क्या हो जाएगा, uyt प्लस हाफ ayt का स्क्वायर। क्लियर है ना? मतलब मेरे पीछे इक्वेशन ही लिखी हुई है, तो आप इस हिसाब से आसानी से समझ सकते हो। आपको ui पता है, ay पता है, वैल्यूज उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा यार, है ना। sy क्या हो जाएगा, करो यार खुद से सॉल्व करो, पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ y डायरेक्शन 4 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पर से आप इसमें वैल्यूज रखकर सॉल्व कर लो, वैल्यूज रख के सॉल्व करोगे, जल्दी से बता दो यार x डायरेक्शन में वैल्यू कितनी आ रही है, y डायरेक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, कर लोगे क्या खुद से? चलो, तो ये हो जाएगा 8 और यहां पर से इसे कैंसिल करोगे तो 16 और 8 और 8 हो जाएगा 16। x डायरेक्शन में 16 मीटर आना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, और y डायरेक्शन में -8 आएगा। अगर आपसे पूछता कि पोजीशन वेक्टर बताओ, है ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो क्या बोलते हैं 16i कैप माइनस 8j कैप। क्लियर है? और सर वो टाइम t इक्वल्स टू 0 का क्या चक्कर है, उसने बोला है ओरिजिन एट टाइम t इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो देखो यार, आपके पास असल में है ना, इसे मैं थोड़ा सा ठीक लिखता हूं पहले, इसे असल में आप बोलोगे यह डेल्टा s आया है ना, या आप इसे बोल सकते हो कि यहां पर यह आपके पास पोजीशन वेक्टर आया है, पोजीशन वेक्टर आया है। अब अगर वह ऐसा बोलता कि इनिशियली वो ओरिजिन पे नहीं है ना, इनिशियली ओरिजिन पे नहीं है, और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता, अभी क्या है, अभी यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है भाई, यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, है ना, आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, यही डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी हो गया, है ना। लेकिन अगर इनिशियली ओरिजिन पे नहीं होता तो फिर मुझे ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स है वो उसमें जोड़ना पड़ते, है ना,
उसमें से जोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो इनिशियली ऑलरेडी कहीं पर था, अब यहां आ गया। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर देता मैं। यहां पर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आप इस प्रकार से आसानी से, इनिशियली तो 0 पर था तो आपने डिस्प्लेसमेंट बता दिया। क्लियर है? अब फाइनल वेलोसिटी भी बता सकते हो। फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज कर रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना भाई 1, तो हो जाएगा 1 इंटू 4, मैंने लगाया है vx इक्वल्स टू ux प्लस axt। अरे समझ में आया है ना? तो यहां पे एक्स डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई भाई, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ऐसे ही वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी निकाल लो यार जल्दी से। वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन की कितनी आ जाएगी सर? ये आ जाएगा uy प्लस ayt। तो कितना आ जाएगा जल्दी से बोलो भाई। सर ये है 4 प्लस -3 इंटू टाइम है 4 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 12 है ना, 12 4 माइनस 12, तो ये हो जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, पहले तो वेलोसिटी वेक्टर लिख देता हूं मैं यहां पर। वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा यहां पर 6i कैप माइनस 8j कैप। ठीक है, चलो भाई, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, है ना? तो ये हो जाएगा यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लेना, यही आएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, है ना? -8 था, -8 का स्क्वायर करूंगा तो वही होगा, चिंता मत करो। चलो भाई, तो यह अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन वाली चीजें कल की क्लास में करेंगे, है ना? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वगैरह भी हम कल की क्लास में करेंगे। चलो भाई ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जितना पढ़ाया रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।